स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम दुनिया जहान और ख़ासकर अरब वर्ल्ड की कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने रोज़ाना हाजिर होते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आज के अपने खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे अफ़गानिस्तान से, जहां आए तबाहकुन ज़लज़ले में अब तक 280 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। दक्षिण पूर्वी अफ़गानिस्तान के पख्तिया और खोस्त प्रांत में आए इस ज़लज़ले में अब तक 280 लोगों के मारे जाने की खबर है। रिएक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की तीव्रता 6.1 मापी गई है। लोकल सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि पख्तिया में भूकंप की तीव्रता 6 थी, जिसमें अकेले ज्ञान शहर में ज़लज़ले के सबब 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं या मारे गए हैं। आज सुबह आए इस तबाहकुन भूकंप के झटके अफ़गानिस्तान के कई दूसरे हिस्सों में भी महसूस किए गए। पख्तिया में सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ एक गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हालात इतने ख़तरनाक हैं कि अकेले अरगून शहर के एक अस्पताल में 35 से ज़्यादा जनाजे लाए गए हैं, जबकि 60 से ज़्यादा ज़ख्मियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोकल तालिबान प्रशासन ने भी ज्ञान शहर की गंभीर हालत को कन्फर्म करते हुए कहा है कि ये शहर ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पख्तिया में तालिबान प्रशासन के सूचना और संस्कृति प्रमुख ने कहा है कि आसपास के 20 से ज़्यादा शहरों के स्टाफ को अरगून शहर अस्पताल में सेवा करने के लिए भेज दिया गया है। अफगानिस्तान में आई इस तबाहकुन भूकंप के बारे में खबर देते हुए एनडीटीवी ने लिखा है कि इस भूकंप में अब तक 280 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा घायल हैं, जबकि रिहायशी मकान बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.1 थी, जिसने काबुल, खोस्त, पख्तिया, पख्तिका, लुकमान, गजनी समेत कई इलाकों को बुरी तरह हिला कर रख दिया। अगली खबर तुर्की से है। दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों और इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग लगाने वाले आतंकी संगठन ISIS का पूर्व सरगना अर्दोगान की खुफिया एजेंसी का एक अहम मेंबर था, जो तुर्की की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। जी हाँ, मुस्लिम दुनिया की खिलाफत और लीडरशिप का ख्वाब देखने वाले अर्दोगान की खुफिया एजेंसी का मेंबर अबू बकर बगदादी के बाद ISIS की कमान संभाल रहा है। ये बात किसी आम आदमी नहीं, बल्कि इराक़ी सेना के पूर्व अधिकारी एवं रक्षा विश्लेषक ने कही है। इराक़ी सेना में ब्रिगेडियर जनरल अदनान अल केनानी ने आतंकी गुटों को तुर्की के समर्थन और इराक़ के कुछ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों से अर्दोगान के संबंधों को लेकर कहा कि तुर्की की हरकतों पर सिर्फ बयानबाजी से उसकी हरकत पर न लगाम लगने वाली है और न अर्दोगान उत्तरी इराक़ में अपनी विस्तारवादी हरकतों से बाज आने वाला है। रिटायर ब्रिगेडियर जनरल अदनान अल केनानी ने अल मालूम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तुर्की ISIS आतंकवादियों के लिए एक सेफ पनाहगाह रहा है। अब्दुल्ला करदाश तुर्की सीक्रेट सर्विस के रंगरूटों में से एक हैं, जो इराक़ में ISIS के प्रमुख नेताओं में शामिल रहा है, और उसका भाई इराक़ और सीरिया में तुर्की सीक्रेट सर्विस और ISIS के बीच संपर्क अधिकारी हैं। ब्रिगेडियर जनरल अदनान अल केनानी ने जोर देकर कहा कि इराक़ के अंदर कुछ राजनीतिक दलों को भी अंकारा की हिमायत हासिल है और इन दलों के नेता इराक़ में महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर हैं। कुछ सिक्योरिटी एवं मिलिट्री ऑफिसर्स की ओर से भी ऐसे अजीब काम होते हैं जो हमारे सैन्य बलों को तुर्की की अतिक्रमणकारी कार्रवाई का सामना करने से रोके रखती हैं। वो ऐसी किसी भी परियोजना को बाधित कर देते हैं जो सुरक्षा बलों को तुर्की की प्रगति का मुकाबला करने के लिए मजबूर करें। अगली खबर ईरान पर अमेरिका की तरफ से जारी सैंक्शंस को लेकर है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर अपने अमानवीय रुख पर अडिग रहने की बात दोहराते हुए कहा है कि हम ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध जारी रखेंगे। बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर ईरान के साथ परमाणु वार्ता असफल रहती है तो वो इन कड़े प्रतिबंधों को इसी तरह जारी रखेंगे। CNN से बात करते हुए बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में अमेरिका के लौटने के लिए हो रही वियना वार्ता अगर असफल रहती है तो वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को जारी रखेगा। बाइडेन प्रशासन ने खाड़ी के अपने सहयोगी देशों से ये अपील करते हुए कहा कि वो बाइडेन की क्षेत्रीय देशों की यात्रा के समय ऐसे उपाय बताएं जिससे ईरान की प्रगति को
रोका जा सके। ईरान के खिलाफ इजराइल की आतंकी कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर बाइडेन प्रशासन के इस वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि ईरान को लेकर उनकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो इजराइल से इस संबंध में कोई बात नहीं करेंगे। वहीं ईरान के परमाणु रिएक्टर फर्दो में सेंट्रीफ्यूज सिस्टम एक्टिव होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान की परमाणु सुविधाओं में उन्नत सेंट्रीफ्यूज की स्थापना परमाणु समझौते का उल्लंघन है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ईरान के उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाने की खबरों को लेकर चिंतित हैं। ये परमाणु समझौते का उल्लंघन है। नेड प्राइस ने कहा कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते में लौटने के लिए वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक हद तक सीमित कर देता है। अगली खबर में बात करेंगे यूएई और सीरिया के बीच 10 सालों बाद शुरू हुई सीधी उड़ान की। सीरिया के खिलाफ आतंकी संगठनों का भरपूर समर्थन करने वाले यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में निर्णायक जीत के बाद सीरिया से अपने संबंधों को फिर से सुधारते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में आज 10 सालों बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया के बीच एक दशक की रुकावट के बाद शारजा और लताकिया के बीच सीधी उड़ान आखिरकार आज शुरू हो गई। सीरिया के परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यूएई और सीरिया के बीच 10 सालों बाद पहली सीधी उड़ान शुरू हुई है। ये फ़्लाइट यूएई के अल शारजा हवाई अड्डे से लताकिया हवाई अड्डे के लिए आई, जिसमें 151 मुसाफिर सवार थे। पहले ये फ़्लाइट दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी, लेकिन दमिश्क एयरपोर्ट पर तेल अवीव के आतंकी हमलों की वजह से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आना जाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिस वजह से इस फ्लाइट को लताकिया स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी बता दें कि दुनिया भर के विश्लेषकों और नेताओं को हैरत में डालते हुए कुछ समय पहले ही सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने 11 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर जाने का फैसला लिया था, जहां उन्होंने यूएई के नेताओं से मुलाकात की थी। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक में सीरिया की अखंडता, संप्रभुता एवं इस देश में दमिश्क की अनुमति के बिना आई गैर मुल्की फ़ौजों को निकाले जाने और संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर सहमति बनी थी। इस मुलाकात में यूएई ने सीरिया की राजनीतिक एवं मानवीय सहायता पर जोर दिया था। यूएई के राष्ट्रपति एवं तत्कालीन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने असद को संबोधित करते हुए कहा था कि सीरिया अरब दुनिया का एक अहम हिस्सा है, वो अरब रक्षा का स्तंभ है। संयुक्त अरब अमीरात सीरिया में शांति एवं लोगों के विकास के लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।